गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वह है भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर जो अरब आक्रमण हुए उससे पूर्व क्या स्थिति थी वो हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा है। चाहे वो चोल राजाओं का था, चाहे चालुक्य वंश का पड़ा, चाहे पाल वंश थे, चाहे राजकोट गुजर प्रतिहार पड़े, उन सब का अपना अपना अलग उस समय बिखरा हुआ था। अलग अलग साम्राज्यवादी नीति पे वो सब लोग थे, तो एकता का जो भाव है वो भारत के अंदर नहीं था उस समय। तो ऐसी दुर्बल स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है, कोई भी देश लालायित हो सकता है। और क्योंकि भारत एक काफ़ी संपन्न देश था, जिसके ऊपर धन संपन्न और हर तरह से संपन्न था, इसलिए आप कोई भी देश इस धन संपदा को लूटने के लिए और इतने बड़े भूभाग पर अपना अधिकार जमाने के लिए लालायित हमेशा रहता था। तो इसी वजह से ये भारत के ऊपर अरब आक्रमण हुए। लेकिन ये अरब आक्रमण जो हुए वो कब हुए और इसमें इन अरब आक्रमण का रुख कितनी सफलता मिली और क्या ये शुरुआत से ही सफल रहे भारत पर आक्रमण करने के बाद, या इनको कुछ समय लगा, या इनका किस तरह से रहा आक्रमण, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इसके हम लोगों को देखना पड़ेगा पृष्ठभूमि। बात करते हैं हम लोग पृष्ठभूमि के, तो विश्व इतिहास में इस्लाम धर्म का अभ्युदय एक युगांतरकारी घटना है। इस धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब 570 से 632 ईस्वी ने प्रचार और तलवार की ताकत से इसका विस्तार किया। उनके बाद उनके अनुयायी अरबों, ईरानियों और तुर्कों ने इस्लाम धर्म और साम्राज्य के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 100 वर्ष से भी कम समय में इसका विस्तार पश्चिम में एटलांटिक महासागर से पूर्व में सिंधु नदी तक और उत्तर में कैस्पियन सागर से दक्षिण में नील नदी तक की घाटी तक हो गया। भारत में इस्लाम के अनुयायियों अरबों ने 2 दिशाओं से प्रवेश करने का प्रयास किया, एक सिंध के मार्ग से और दूसरा अफगानिस्तान के मार्ग से। 712 ईस्वी में अरबों को सिंध पर अधिकार करने में सफलता मिल गई। अरबों ने मुल्तान को भी जीत लिया, परंतु राजस्थान के क्षेत्रीय राजाओं प्रतिहार वंशी और चौहान वंशी तथा सामंतों ने अरबों का कड़ा प्रतिरोध किया और उन्हें भारत के आंतरिक भाग में आगे नहीं बढ़ने दिया। उन दिनों भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित अफगानिस्तान में 2 हिंदू राज्य थे, एक काबुल और दूसरा जाबुल। लगभग 200 वर्ष तक अरब आक्रमणकारी इन राज्यों को जीतने की जी तोड़ कोशिश करते रहे, परंतु इन हिंदू राज्यों ने इस्लाम की बढ़ती हुई शक्ति को भारत के द्वार पर रोके रखा। 870 ईस्वी के आसपास नवोदित तुर्क शक्ति के आगे दोनों राज्यों को परास्त हो जाना पड़ा और हिंदू भारत के प्रवेश द्वार अफगानिस्तान पर तुर्कों का अधिकार हो गया। परिणाम स्वरूप आगे चलकर तुर्कों का भारत पर आक्रमण करने की सुविधा मिल गई। अब हम बात करते हैं अरबों के प्रारंभिक आक्रमण। भारत पर अरबों के आक्रमण का सिलसिला 696 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जब खलीफा उमर के शासनकाल में अरबों ने बम्बई के निकट थाना नामक स्थान पर आक्रमण किया, किंतु उसमें सफलता नहीं मिली। उमैया वंश के शासनकाल में अब्दुल्ला के नेतृत्व में अरबों ने सिंध के उस पार किरमान, सिस्तान और मकरान पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। मकरान पर अधिकार होने से अरबों के लिए सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। 711 ईस्वी में सिंध के समुद्री डाकुओं द्वारा अरबी जहाज़ों को सिंध के बंदरगाह देवल पर लूट लिए जाने से इराक का सूबेदार हज्जाज बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने सिंध के राजा दाहिर से क्षतिपूर्ति की मांग की। दाहिर ने समुद्री लुटेरों के कार्य का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने से इनकार करते हुए क्षतिपूर्ति की मांग ठुकरा दी। हज्जाज इससे अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने खलीफा वाहिद से सिंध पर आक्रमण करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। हज्जाज ने उबैदुल्लाह नामक सेनानायक के नेतृत्व में एक सेना सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजी, किंतु इस युद्ध में उबैदुल्लाह पराजित हुआ और मारा गया। तत्पश्चात हज्जाज ने बुदैल के नेतृत्व में
एक सेना पुनः सिंध पर आक्रमण करने भेजी, किंतु बुदेल का भी वही हाल हुआ जो उपदेला का हुआ था। तीसरी बार हज्जाज ने अपने 17 वर्षीय भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना सिंध पर आक्रमण करने भेजी। मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के मार्ग से सिंध पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम उसने सिंध के देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया। राजा ताहिर देवल की सुरक्षा और सहायता के लिए कोई सेना नहीं भेज पाया, परंतु वहाँ तैनात कहीं कहीं पर 4000 लिखा हुआ, कहीं पर 400 हिंदू सैनिकों ने अरबों का जोरदार प्रतिरोध किया, परंतु जब विजय अरबों की हुई, देवल के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने निरुन पर अधिकार की जमाया और फिर सहवान और सीसम पर बिना किसी प्रतिरोध के अधिकार कर लिया। इस समय तक राजा दाहिर ने निर्णायक युद्ध की तैयारी कर ली थी, और जब मोहम्मद बिन कासिम रावर की तरफ बढ़ा तो दाहिर भी अपनी सेना सहित उसके सामने आ डटा। 20 जून 712 ईस्वी को दोनों पक्षों में घमासान युद्ध लड़ा गया, जिसमें दाहिर मारा गया। उसके मरते ही हिंदू सेना भाग खड़ी हुई। दाहिर की पत्नी ने रावण दुर्ग की सुरक्षा का प्रयास किया, परंतु जब उसने किले को शत्रुओं के हाथों में जाते देखा तो उसने जौहर रचाकर सैकड़ों स्त्रियों के साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इसके बाद ब्राह्मणवाद और चित्तौड़दुर्ग पर भी अरबों का अधिकार हो गया। चित्तौड़दुर्ग से मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर की संपूर्ण संपत्ति, उसकी एक अन्य युवा पत्नी लाड़ी देवी और उसकी 2 कुमारी पुत्रियाँ सूर्य देवी व परमल देवी प्राप्त हुई। रानी लाड़ी से तो स्वयं मोहम्मद ने शादी कर ली तथा दोनों कन्याओं को खलीफा की सेवा के लिए भेज दिया। इसके बाद दाहिर की राजधानी हारोर पर भी अरबों का अधिकार हो गया। इस प्रकार संपूर्ण सिंध पर अरबों का आधिपत्य हो गया। 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को भी जीत लिया। मुल्तानों की विजय भारत में अरबों की अंतिम विजय थी। कुछ समय बाद खलीफा के आदेश से मोहम्मद बिन कासिम को बैल की कच्ची काल में बंद करके भिजवा दिया गया, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ के अनुसार दाहिर के दोनों पुत्रियों ने खलीफा से शिकायत की थी कि वहाँ भेजने से पूर्व मोहम्मद ने उनके साथ 3 दिन तक समागम किया था। इससे क्रोधित होकर ही खलीफा ने उपयुक्त आदेश भिजवाया था, परंतु आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि यह नितांत आंतरिक राजनीति का मामला था और मोहम्मद बिन कासिम को कैद करके मेसोपोटामिया लाया गया, जहाँ उसके शत्रुओं ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब अरब आक्रमण का भारत पर प्रभाव एवं महत्व। राजपूताना के इतिहास के सुविख्यात लेखक जेम्स टॉड ने लिखा है कि अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत दहल गया था। टॉड के इस कथन को कोई भी आधुनिक इतिहासकार स्वीकार नहीं करता। राजनीतिक दृष्टि से अरबों की सिंध विजय भारतीय इतिहास में कोई विशेष महत्व नहीं रखती। अरबों के आक्रमण का प्रभाव अत्यंत सीमित और साधारण था। सर वुलुजले हेग ने ठीक ही लिखा है कि भारत के इतिहास में एक साधारण दुर्घटना थी और उसने एक विशाल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के मात्र एक छोटे से प्रदेश को प्रभावित किया। अरबों की सिंध विजय ने भारत का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा मुसलमानों के हाथ में नहीं गया और न ही उन्होंने भारत की राजनीति एवं सैन्य शक्ति का विध्वंस किया, क्योंकि भारत के किसी भी शक्तिशाली राज्य से उनका संघर्ष ही नहीं हुआ। इस प्रकार न तो भारतीय राजनीति पर और न भारतीय रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, भाषा, कला आदि पर कोई विशेष और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसलिए लेनपोल महोदय ने भी लिखा है कि यह इस्लाम के इतिहास की एक गौण तथा महत्वहीन घटना थी। निस्संदेह अरबों ने पहली बार भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना की और भारत के एक प्रदेश में बड़ी संख्या में हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, जिससे अरब और इस्लामी जगत से भारत को निकट का परिचय प्राप्त हुआ। अरब आक्रमण का प्रभाव यहीं तक सीमित रहा। वास्तव में अरबों ने अपने स्मृति स्वरूप कोई उल्लेखनीय चिन्ह भारत में नहीं छोड़ा। इसके विपरीत अरब भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हुए। अरबवासी भारतीय कला, दर्शन, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र और साहित्य से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी इमारतों एवं मस्जिदों को बनवाने में हिंदू कारीगरों का सहयोग लिया। जैसा कि सर जॉन मार्शल ने लिखा है कि अरबों में सृजनात्मक प्रतिभा बिल्कुल नहीं थी। यदि वे अपने राजप्रसादों को उतना ही आकर्षक बनाना चाहते थे जितना कि उनके प्रतिद्वंदी धर्मों के अनुयायियों के थे, तो उनके लिए विजित देशों के शिल्पियों और कलाकारों से काम लेना अनिवार्य था। इसी प्रकार एक अन्य कला मर्मज्ञ हेवल ने लिखा है कि जिस समय इस्लाम सीखने की यौवनावस्था में था,
उस समय उसे यूनान ने नहीं बल्कि भारत ने सिखाया। भारत ने उसके दर्शन और आध्यात्मिक आदर्शों का निर्माण किया तथा उसके साहित्य और कला स्थापत्य की विशिष्ट शैलियों को प्रेरणा दी। स्थापत्य कला के अतिरिक्त भारतीय बौद्ध और हिंदू दर्शन ने भी अरबी विचारधारा को प्रभावित किया। खलीफा अल मंसूर के समय भारतीय संस्कृत ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत का तथा खंड खादक का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। खलीफा हारून उल रशीद की बीमारी के समय भारतीय वेद को आमंत्रित किया गया, जिसने खलीफा को बीमारी से मुक्त किया। अतः स्पष्ट है कि अरबों ने भारतीय चिकित्सा पद्धति से भी लाभ उठाया। अरबों ने अंकों का ज्ञान भी भारतीयों से प्राप्त किया था। इस प्रकार अरबों ने भारत से बहुत कुछ प्राप्त किया, जो केवल अरबों के लिए ही नहीं समस्त संसार के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। जैसा कि डॉक्टर आसरुद्दीन श्रीवास्तव ने लिखा है कि अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप में पहुंचाया, विशेषकर दर्शन, ज्योतिष और अंकों को। 8वीं और 9वीं शताब्दी में यूरोप में जो ज्ञान की ज्योति फैली, उसका मुख्य कारण अरबों का भारत से संपर्क था। अरबों में रचनात्मक बुद्धि का अभाव था, इसलिए वे विजित प्रदेशों में किसी ठोस शासन व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सके। अरबों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने भारतीय अधिकारियों से सहायता ली और स्थानीय शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। केवल एक दृष्टि से अरबों का शासन महत्वपूर्ण रहा। इस्लाम के अनुसार सभी धर्मों के व्यक्ति 2 श्रेणियों में बांटे गए थे। एक तो वो जो ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार माने जाते थे, जैसे यहूदी और ईसाई, जिन्हें जिम्मी कहा गया था, और वे जजिया देकर इस्लामी राज्य में रहकर अपने धर्म का पालन कर सकते थे। तथा दूसरे वे जो मूर्ति पूजक थे और काफिर कहलाते थे तथा जिन्हें इस्लामी राज्य में रहने का अधिकार नहीं था, उन्हें मृत्यु या इस्लाम दोनों में से एक को चुनना पड़ता था। देवल विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इसी आधार पर हिंदुओं का कत्लेआम किया था, किंतु बहुसंख्यक हिंदुओं का कत्ल करने में अपने को असमर्थ पाकर उसने अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ा। मोहम्मद ने सभी हिंदुओं को भी काफिर के स्थान पर जिम्मी मान लिया तथा हज्जाज से इसकी स्वीकृति ले ली। इस आधार पर हिंदुओं को जजिया देकर इस्लामी राज्य में रहने और अपने धर्म का पालन करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाद में आने वाले तुर्क आक्रमणकारियों को इससे सुविधा हो गई तथा उन्होंने भी हिंदुओं को जिम्मे स्वीकार कर लिया। इस आधार पर कुछ विद्वानों का कहना है कि तुर्क आक्रमणकारियों की तुलना में अरब सहिष्णु थे, किंतु इस कथन में सत्यता का अंश भी प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः अरबों को अपने सीमित शक्ति के कारण विवश होकर परिस्थितियों से समझौता करना पड़ा, और दूसरी बात यह थी कि इस्लाम को मानते रहने के कारण उनके धार्मिक जोश में स्थिरता आ गई थी, जबकि तुर्क इस्लाम के नए नए अनुयायी थे तथा भारत पर आक्रमण करते समय उनका धार्मिक जोश यौवनावस्था के उत्साह से ओतप्रोत था। अब है भारत में अरब राज्य का अंत। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद सिंध से अरबों का स्वामित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। खलीफा सुलेमान ने याजिद को सिंध का सूबेदार नियुक्त किया था, किंतु सिंध पहुंचने के 18 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अतः हबीब को सूबेदार बनाया गया, जिसने सुलह और समझौते की नीति अपनाई। फलतः दाहिर के पुत्र जयसिंह ने ब्राह्मणाबाद को अपने स्वामित्व में ले लिया। 717 ईस्वी में खलीफा उमर द्वितीय ने इस उदारता की नीति का परित्याग कर दिया तथा हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करने को बाध्य किया गया। फलस्वरूप जयसिंह ने भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। खलीफा हिसाम के समय में इस नीति में और अधिक उग्रता आ गई तथा सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष अरब शासन स्थापित किया गया। अतः जयसिंह ने भी अपने देश को छोड़ने के लिए बाध्य हुआ। 750 ईस्वी में अब्बासी खलीफा उमैयद को हटाकर स्वयं खलीफा बन गया तथा मूसा को सिंध का सूबेदार बनाकर भेजा। मूसा ने उमैयद द्वारा नियुक्त सूबेदार मंसूर से युद्ध करके उससे सिंध प्रदेश छीन लिया। अरबों के इस पारस्परिक संघर्ष से अरबों की शक्ति क्षीण होती गई। बाद में तो सूबेदार बसर ने खलीफा के आधिपत्य से ही मुक्त होने का प्रयत्न किया। यद्यपि बसर को अपने प्रयत्नों में सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु ज्यों ज्यों खलीफाओं की शक्ति और सम्मान में कमी आने लगी, त्यों त्यों सिंध पर उनका आधिपत्य शिथिल होता गया। 871 ईस्वी तक सिंध से खलीफाओं की सत्ता प्राय समाप्त हो गई और सिंध में अरबों के 2 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। एक तो सिंध के ऊपरी भाग में मुल्तान को सम्मिलित करते हुए आरोड़ तक फैला हुआ था तथा दूसरा निचले सिंध में मंसूर को सम्मिलित करते हुए समुद्र तट तक फैला हुआ था। सिंध में अन्य सभी हिंदू राज्य थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय
सिंध की राजनीतिक स्थिति यही थी और इन मुसलमान राज्यों की नैतिक सहानुभूति सर्वधर्मी तुर्कों के साथ रही। इस संबंध में प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सिंध और मुल्तान से आगे अरबों के राज्य का विस्तार क्यों नहीं हो सका। अरबों के राज्य का विस्तार न होने का कारण यह था कि खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा कम होने से सिंध के अरब अधिकारियों में झगड़े आरंभ हो गए। खलीफा और अरब अधिकारियों में विलासिता आ गई। सिंध के निर्धन होने से सिंध के प्रति खलीफा उदासीन रहने लगे तथा अरबों का धार्मिक जोश शने शने मंद पड़ने लगा, जिससे वे सिंध और मुल्तान से आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने भारत में जिस मार्ग से प्रवेश किया वह सर्वथा अनुपयुक्त था। सिंध से गंगा और यमुना के उपजाऊ प्रदेशों में पहुंचने के लिए राजस्थान जैसा शुष्क रेगिस्तान को पार करना आवश्यक था। इस क्षेत्र में राजपूतों के शक्तिशाली राज्य थे जिन्हें पराजित करना अरबों के सामर्थ्य से बाहर था। यद्यपि अरबों ने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु पुलकेशिन द्वितीय ने तथा गुजर नागभट्ट ने अरबों की सेना को परास्त कर दिया। फिर भी लगभग 300 वर्ष तक वे सिंध पर अपना अधिकार बनाए रखने में अवश्य सफल हुए।